जितने भी मेरे डियर हैं आप लोग को, जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। और कल किसी कारण से वीडियो नहीं आ पाया, मैंने इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो दे दिया तो वीडियो नहीं आ पाया। आज जो है आपका तीसरा वीडियो आ रहा है, तीसरा सब्जेक्ट का, जो कि आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग होने वाला है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है आपका थर्ड पेपर है सेकेंड ईयर का। तो आज मैं दूसरा डिफिनीशन या टर्मिनोलॉजी का वीडियो देख रहे हैं। यह सब देखिए, ये आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नॉलेज लाएगा यह सब टर्म, और यह सब काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, नॉलेज के लिए। तो ये सब अगर आप छोड़िएगा तो आगे चीज़ें समझना मुश्किल होगा। तो ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का जो डिफिनीशन होता है, जो टर्म होता है, समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मैं पहले बता चुका हूँ, लगभग 4 वीडियो चारों सब्जेक्ट में 4-4 वीडियो आएगा, जिसमें आपको डिफिनीशन या टर्मिनोलॉजी का होगा और वह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन संप्रेषण एक प्रोसेस है जो प्रोसेस में होता है, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में मध्य में सूचनाओं का आदान प्रदान जो है किया जाता है। इसमें जो है आप प्रतीक, चिन्ह, व्यवहार, भाषा के रूप में होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि संप्रेषण जो है यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें अगर आपको किसी को संदेश भेजना हो तो आप इसी कम्युनिकेशन के जरिए भेजते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने बातों को, अपने भाषणों को, आप अपने चीज़ों को दूसरे को भेजते हैं। अब इसके लिए अनेकों माध्यम से भेज सकते हैं, ईमेल से भेज सकते हैं, किसी के जरिए संदेश भेजवा सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है बेसिकली यह संदेश, सूचना, भाषा, इन सब को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। ठीक है, बातें को समझ गए। चलिए, हो गया। आगे है नर्सिंग प्रक्रिया। नर्सिंग प्रक्रिया आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं कि नर्सिंग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो योजनाबद्ध होता है, मतलब प्लानिड होता है, पहले से प्लानिड होता है। ठीक है, नर्सिंग प्रक्रिया, इसमें रोगी के समस्या को पहचान कर उनके महत्व के आधार पर उनका निराकरण किया जाता है। मतलब नर्सिंग प्रक्रिया एक जो है योजनाबद्ध प्रक्रिया होता है जो क्रमबद्ध चलता है। ठीक है, इसमें जो रोगी होता है उनके क्या समस्या है, उनके समस्याओं को महत्व के आधार पर निराकरण किया जाता है। मतलब मरीज में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ को महत्व देकर उसको निराकरण किया जाता है। तो यही नर्सिंग प्रोसेस होता है। समझ गए। आगे चलिए। एस्किज़ोफ्रेनिया बहुत महत्वपूर्ण है। एस्किज़ोफ्रेनिया लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर में बार बार पूछता है। देखिए, एस्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है। एस्किज़ोफ्रेनिया क्या है? मानसिक रोग है। अब आप लोग अंदर पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि मानसिक रोगों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है न्यूरोसिस और एक होता है साइकोसिस। ठीक है, तो एस्किज़ोफ्रेनिया जो होता है, जिसे हम लोग आम भाषा में सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, इसे हिंदी में विखंडित मानसिकता कहते हैं। विखंडित का मतलब होता है कि अलग अलग जो है चीज़ों में खंडित हो जाना। अब ऐसा नहीं है खंडित के मतलब है कि टूट जाना, नहीं। खंडित के मतलब होता है कि अलग थलग हो जाना, विचार में विभिन्नता आ जाना। ठीक है, विभिन्नता कह सकते हैं। ठीक है, विचार में, व्यवहार में, सोच में, इन सब में विभिन्नता आ जाता है और इसी को विखंडित मानसिकता कहते हैं। ठीक है, सिजोफ्रेनिया एक ऐसी मनोरोग स्थिति है, यह एक गंभीर मनोरोग स्थिति होती है जिसके कारण व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति में जो है व्यक्ति को अनियमितता आ जाता है। मतलब स्किज़ोफ्रेनिया आप कह सकते हैं सबसे गंभीर पागलपन है। ठीक है, इसमें जिस भी व्यक्ति को ये चीज़ें होता है स्किज़ोफ्रेनिया, उस व्यक्ति में सोचने और समझने की जो शक्ति है वह जो है लोप हो जाता है। ठीक है, मतलब ख़त्म हो जाता है। क्या होता है कि व्यक्ति का सोचने समझने की जो क्षमता होती है वह बिल्कुल जो है गड़बड़ा जाता है। व्यक्ति के जो मनोप्रेरक, मन को जो गति देने वाला, मन को उत्साहित करने वाला जो गतिविधि होता है उसमें समस्या आ जाता है। मतलब व्यक्ति जो है खुद से, अपने से जो है कोई काम जो है सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है, जहाँ रहेगा मंद रहेगा, उसका चंचल दिमाग उतना नहीं रहेगा। समझ गए ना। और इस कारण व्यक्ति के किसी चीज़ को समझने की, मतलब अवबोधन, मतलब किसी चीज़ को ज्ञान और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। मतलब इस कारण व्यक्ति के जो व्यवहार होता है वह व्यवहार काफ़ी जो है गड़बड़ा जाता है।
व्यक्ति के अवबोधन यानी परसेप्शन जो होता है, नज़रिया जिसको आप जो है परसेप्शन मतलब प्रत्यक्षीकरण, मतलब किसी चीज़ के बारे में व्यक्ति जो है उतना ज़्यादा नहीं जान पाता है, नहीं समझ पाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें गड़बड़ा जाता है। आमतौर पर सीधा कहे तो एस्किज़ोफ्रेनिया एक खतरनाक गंभीर मानसिक रोग है जो काफ़ी लंबे वर्षों तक होता है, मतलब यह क्रोनिक टाइप का होता है। एस्किज़ोफ्रेनिया में व्यक्ति का सोचने समझने, ठीक है, सोचने समझने का जो है क्षमता गड़बड़ा जाता है। व्यक्ति का व्यवहार जो है काफ़ी अटपटा हो जाता है, काफ़ी उग्र हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा दुःख में होने लगता है। तो इन सब चीज़ों जो है व्यक्ति का जो मन को उत्साहित, जो मन को प्रेरित करने वाला जो गतिविधि होता है वो गड़बड़ा जाता है व्यक्ति को। अब आपको किसी चीज़ को प्रेरित नहीं होगा, आपके अंदर से कोई चीज़ को उत्साह ही नहीं रहेगा तो आप कोई काम भी नहीं कर पाइएगा। तो वही चीज़ें है, व्यक्ति उदास हो जाता है, व्यक्ति का उत्साह खत्म हो जाता है, व्यक्ति का व्यवहार काफ़ी छिन्न भिन्न हो जाता है। कभी जो है किसी को मारने दौड़ेगा, गाली देगा, कभी बिल्कुल उदास बैठ जाएगा, मंद हो जाएगा। तो ये सब जो है चीज़ें स्किज़ोफ्रेनिया में होते रहता है। बातें को समझ गए? चलिए, मेनिया काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम लोग उन्माद कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है रोचक एक मानसिक रोग है। रोचक मानसिक रोग कैसे है देख लीजिए। देखिए, मेनिया जो होता है, जिसको हम लोग उन्माद कहते हैं, यह भी एक मानसिक रोग है, ठीक है। और जो स्किज़ोफ्रेनिया दिखाए हैं वह भी साइकोसिस होता है, ठीक है। और यह उन्माद, यह भी साइकोसिस है, डिप्रेशन भी साइकोसिस है। तो एक होता है साइकोसिस, एक होता है न्यूरोसिस। साइकोसिस होता है जिसमें बिल्कुल पागलपन वाला होता है, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार वगैरह, व्यक्ति का सोचने समझने का जो क्षमता है बिल्कुल गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो ये साइकोसिस वाला होता है। लेकिन न्यूरोसिस में व्यक्ति का जो वास्तविकता है उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन साइकोसिस में व्यक्ति का जो वास्तविकता होता है, जो रियलिटी होता है, उस चीज़ को व्यक्ति नकार देता है, उतना ज़्यादा वास्तविकता से कोई लेना देना रहता नहीं है, ठीक है। तो ये जो है साइकोसिस में होता है। अब जो ये उन्माद है, उन्माद आपका जो है एक प्रकार से फंक्शनल साइकोस डिसऑर्डर है, ठीक है। इसे जो है यह एक प्रकार की फंक्शनल जो है मनोविक्षिप्त है, मतलब इसमें व्यक्ति का जो फंक्शन होता है, ठीक है ना, जो व्यक्ति का क्रिया काम है वह जो है प्रभावित काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। यह लक्षणों का त्रिसमूह है, मतलब इसमें लक्षण के त्रिसमूह है। जैसे मुंड में उभार, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चढ़ा बढ़ा। विचारों का पलायन, विचारों का पलायन करने का मतलब है कि व्यक्ति का जो विचार होता है वह फ्लाइट ऑफ आइडिया, मतलब विचार जो है इधर उधर भटकते रहता है काफ़ी। बढ़ी हुई मनोप्रेरक गतिविधियाँ, अब जैसे सिजोफ्रेनिया में था तो वहाँ पे जो मनोप्रेरक गतिविधि है वहाँ पे कम था, मनोप्रेरक जो है उसमें विकार था, मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो मनोप्रेरक गतिविधियाँ है ये बढ़ी हुई होती है। इसमें जो व्यक्ति होता है अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उत्साह ऊर्जावान समझता है, समझ गए। इसमें व्यक्ति जो है अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो है महान समझता है, उसे लगता है कि जो है वो हम ही हैं। वह मेनिया वाला पेशेंट काफ़ी बोलने वाला होता है, किसी के सामने कहानी पर कहानी कहेगा, मुहावरा पर मुहावरा कहेगा। आप लोग देखते होइएगा कि बाज़ार में ऐसा ऐसा मिलेगा आपको, कोई कोई ऐसा पागल मिलेगा जो देखिएगा वो गाना खूब गाएगा, खूब मुहावरा कहेगा, खूब जो है बोलेगा। कोई कोई देखिएगा काफ़ी इंग्लिश बोलेगा, किसी के सामने जाएगा तो काफ़ी इंग्लिश झाड़ेगा, भले वह गलत क्यों ना हो, लेकिन उसे लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम बिल्कुल महान हैं, हम ये चीज़ में परिपूर्ण हैं। और उससे जो है अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा जो है भरोसा रहता है, ठीक है। उसके अंदर एक अलग सा उत्साह रहता है। और कभी कभी इसमें होता यह है कि कभी कभी वह काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है मेनिया होता है। मेनिया में व्यक्ति का शारीरिक क्रिया बढ़ जाता है, मतलब व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जो है फुर्तीला होने लगता है, उल्लासित, मतलब उसका मन बहुत ज़्यादा खुशी रहने लगता है। तथा विचारों की उड़ान, मतलब तरह तरह के जो है बात बात पर बात बदलते रहेगा, ठीक है। एकदम टॉपिक चेंज कर देगा, बात कर रहा है टॉपिक चेंज कर देगा। तो मेनिया वाला पेशेंट जो है एक प्रकार के कहा जाए तो यह स्किज़ोफ्रेनिया के ठीक उल्टा है, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया में व्यक्ति उल्लासित नहीं होता है, दुख भरा रहता है। वहाँ पे उसका मनोप्रेरक गतिविधियाँ जो है उसमें समस्या रहता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है मनोप्रेरक गतिविधि। यह एक मूड या भाव दशा विकार है। इसमें व्यक्ति का मूड और दशा जो है काफ़ी ज़्यादा चंचल होता है, काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला होता है,
ठीक है। इसमें इसमें व्यक्ति का जो भावना है वह काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होता है, जबकि वहाँ पे व्यक्ति का जो भावना है, जो उत्तेजना है, वह काफ़ी ज़्यादा दुख भरा रहता है स्किज़ोफ्रेनिया में। तो स्किज़ोफ्रेनिया और मेनिया दोनों को उम्मीद है समझ गए होंगे। सीधा समझिए कि मेनिया वाला पेशेंट काफ़ी भुलक्कड़ होता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति का जो मनोप्रेरक गतिविधि है, जो मन को प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, वो काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। व्यक्ति का मूड जो है बात बात पर बदलता रहेगा। व्यक्ति का विचार भी बात बात पर टॉपिक चेंज कर देगा, ठीक है। व्यक्ति उत्तेजना से भरा हुआ होता है। व्यक्ति को लगता है कि सबसे ज़्यादा महान हम ही हैं, ठीक है। इसमें मेनिया वाला पेशेंट जो है 2-2 दिन तक खाना छोड़ देता है, खाना नहीं खाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इन सब चीज़ जो है मेनिया में होता है। मेनिया वाला पेशेंट जो है काफ़ी कहावत कहेगा, ठीक है। काफ़ी कहावत कहेगा, काफ़ी जो है आपको मुहावरा सुनाएगा, ठीक है। हंसने लगेगा बात बात पर, बिना काम के हंसने लगेगा। तो ये सब मेनिया में होता है। बातें को समझ गए? चलिए, अब आता है हिस्टीरिया। देखिए, हिस्टीरिया भी एक मानसिक विकार है, लेकिन यह कौन सा विकार है? यह न्यूरोसिस प्रकार का है, न्यूरोसिस है, ठीक है। यह न्यूरोसिस, ये साइकोसिस नहीं है, ठीक है। इसमें व्यक्ति का जो है वास्तविकता उतना ज़्यादा गड़बड़ाता नहीं है, ठीक है। जो एक्चुअल मानसिक रोग होता है उसमें व्यक्ति का रियलिटी गड़बड़ा जाता है, वह रियलिटी चीज़ों को नहीं समझ पाता है। लेकिन न्यूरोसिस में व्यक्ति जो है प्रभावित तो रहता है, लेकिन न्यूरोसिस में उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं रहता है कि उसका वास्तविकता से संबंध टूट जाए, वो वास्तविकता चीज़ों को समझ पाता है। हिस्टीरिया, जिसे बातों उन्माद कहते हैं, यह एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें जो व्यक्ति का चेतना क्षेत्र होता है वह सीमित हो जाता है। मतलब जो कॉन्शियस लेवल है वह सीमित हो जाता है। चीज़ों को तो समझ पाता है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं समझ, बहुत ज़्यादा वाइडली रूप से, विस्तृत रूप से नहीं समझ पाता है। वो सीमित हो जाता है उसका सोचने समझने की शक्ति, ठीक है। स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसमें मेमोरी पावर जो होता है व्यक्ति का, हिस्टीरिया वाला का, वह कमज़ोर हो जाता है तथा व्यक्तित्व बदल जाता है। व्यक्तित्व बदलने का मतलब है कि व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा उदास, काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो सकता है, समझ गए। और गतिजनक तथा संवेदी कार्य प्रणाली प्रभावित होते हैं। और जो मूवमेंट वाला कार्य है, व्यक्ति दुख हो जाता है, बैठा रहता है जहाँ रहेगा, ठीक है। यानी व्यक्ति का जो है सैडनेस रहेगा। गतिजनक जो काम होता है मूवमेंट वाला, चलना फिरना, इधर उधर टहलना, ये सब चीज़ें प्रभावित हो जाएगा। जहाँ रहेगा एक जगह बैठे रह सकता है, ठीक है। संवेदी कार्य प्रणाली जो आपका सेंसरी है, जैसे किसी चीज़ का सुगंध नहीं आएगा उसको, ठीक है। उसको जो है किसी चीज़ का सुनाई जो है कुछ अलग अटपटा सा आ सकता है, मतलब इन सब चीज़ों में प्रभावित हो जाएगा। तो इन हिस्टीरिया वाले पेशेंट का यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार होता है जिसमें व्यक्ति का उद्देश्य चेतना सीमित हो जाता है, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उसका व्यक्तित्व पर्सनालिटी जो है गड़बड़ हो जाता है, उसका मूवमेंट जो है नहीं रहेगा, व्यक्ति दुख हो जाता है, जहाँ रहेगा बैठा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा कभी कभी उग्र हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का संवेदी कार्य प्रणाली और गतिजनक दोनों प्रभावित होता है हिस्टीरिया में, ठीक है। अब आता है न्यूरोसिस। समझ लीजिए, यहाँ पे न्यूरोसिस आ गया ना। एक होता है साइकोसिस और एक होता है न्यूरोसिस। तो साइकोसिस के बारे में समझिए, न्यूरोसिस के बारे में। न्यूरोसिस हल्की से लेकर समान तक गंभीर बीमारियों को कहा जाता है। देखिए, न्यूरोसिस बीमारी गंभीर होता है, लेकिन यह इतना ज़्यादा नहीं होता है साइकोसिस की तरह कि व्यक्ति इसमें पूर्ण तरीक़ा से प्रभावित हो जाए, ठीक है। यह हल्की से लेकर सम्मान तक गंभीर बीमारियों को कहा जाता है जिसमें वास्तविकता परीक्षण के ईगो फंगस को गंभीर हानि नहीं हुई हो। इसमें व्यक्ति के जो वास्तविकता है वह ज़्यादा लॉस नहीं हुआ रहता है। जैसे देखते हो, यह कोई पागल व्यक्ति है, तो जब पागल व्यक्ति का उग्र होगा, मूड गड़बड़ाएगा, तो वह अपने घर वालों को भी नहीं पहचान पाता है। वह किसी को गरिया देगा, किसी को पीट देगा। उसको जो है, जब घर में कोई आपको मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएगा, पत्नी अगर पीड़ित है तो पति को भी ऐसा सिचुएशन में अगर पति को नहीं पहचान पाता है, इसलिए सब पर हमला करने लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वह वास्तविकता जो रियलिटी है उसको भी नहीं स्वीकार कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति का वास्तविकता में हानि ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल रहता है। और जिसमें जीवन का असमायोजन अपेक्षाकृत सीमित रहता है। इसमें व्यक्ति का जो
जीवन में असमायोजन है, यह जो है अपेक्षाकृत सीमित रहता है। मतलब इसमें व्यक्ति जो है समायोजन बना पाता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बना पाता है, ठीक है। मतलब इसमें एडजस्टमेंट में भी विकार होता है, किसी चीज़ से ताल में नहीं बैठ पाता है व्यक्ति का न्यूरोसिस में। लेकिन साइकोसिस में तो बिल्कुल ही नहीं बैठ पाता है समायोजन किसी भी चीज़ में। यहाँ पे हल्का फल्का बैठता है, मतलब सीमित लिमिट हो जाता है चीज़ें, ठीक है। इसमें रोगी बाहरी वास्तविकता से संबंध नहीं गंवाता। मैंने बता दिया कि इसमें व्यक्ति बाहरी अपने पर्यावरण, अपने समाज, अपने घर से जो रियलिटी है, जो वास्तविकता होती है, उस चीज़ को व्यक्ति के अंदर से नहीं गंवाता है। व्यक्ति के अंदर वास्तविकता रहता है, ठीक है, वो समझ पाता है चीज़ों को। यह व्यक्ति के लिए कष्टदायक है। न्यूरोसिस जो होता है यह काफ़ी पेनफुल होता है, यह कष्टदायक हो सकता है, ठीक है, और अस्वीकार समझी जाती है। और यह जो है अस्वीकार समझी जाती है। मतलब सीधा कहिए कि न्यूरोसिस एक मेंटल डिसऑर्डर ही है, लेकिन यह मेंटल डिसऑर्डर साइकोसिस से भिन्न है। यहाँ पे ये न्यूरोसिस जो होता है इसे न्यूरोलॉजिकल विकार कह सकते हैं। इसमें व्यक्ति का तंत्रिका जो होता है, तंत्रिकीय प्रभावित होता है कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं। इसमें व्यक्ति वास्तविकता से संबंध नहीं खोता है। इसमें जो है व्यक्ति का जीवन जो है समायोजन लिमिट हो जाता है, मतलब ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से वह समायोजन सभी चीज़ों से नहीं बना पाता है, लिमिट में बना पाता है, ठीक है, क्योंकि उसको समस्या रहता है, ठीक है। इसमें रोगी बाहरी वास्तविकता से संबंध नहीं गंवाता है, ठीक है, और यह व्यक्ति के लिए कष्टदायक होता है, अस्वीकार समझी जाती है, ठीक है। व्यक्ति न्यूरोसिस वाला जो होता है वही चीज़ें हैं। इसमें व्यक्ति को समस्या होता है, लेकिन साइकोसिस से अपेक्षाकृत कम होता है। साइकोसिस में तो बहुत चीज़ें प्रभावित हो जाता है, लेकिन इसमें उतना चीज़ें प्रभावित नहीं होता है। बातें को समझ लीजिए, ठीक है। ओसीडी क्या होता है? बहुत ही रोचक ये बीमारी है, देख लीजिए। ओसीडी भी आपका एक न्यूरोसिस बीमारी है। ये ओसीडी क्या है? ओसीडी भी एक न्यूरोसिस बीमारी है, ठीक है। अब हम न्यूरोसिस और साइकोसिस इसलिए बता रहे हैं ताकि आप एक वर्ड में समझ लीजिए कि साइकोसिस पूर्ण पागलपन यानी गंभीर मानसिक बीमारियों को कहते हैं, लेकिन न्यूरोसिस एक मानसिक बीमारी तो है, बट ये टेम्पोररी मानसिक बीमारी होता है न्यूरोसिस वाला। इसमें जितना ज़्यादा व्यक्ति साइकोसिस वाला जो है चीज़ों को नहीं समझ पाता है, वास्तविकता टूट जाता है, उसमें पागल की तरह हो जाता है साइकोसिस में। लेकिन न्यूरोसिस में ऐसा नहीं होता है। न्यूरोसिस में हो सकता है व्यक्ति का जो पहले से जो कार्य करने की क्षमता है वो अब हो सकता है सीमित हो जाए, लेकिन रहता है। इसमें व्यक्ति वास्तविकता को समझ पाता है, लेकिन वहाँ पे नहीं समझ पाता है साइकोसिस में, ठीक है। यहाँ पे जो है व्यक्ति हो सकता है कि थोड़ा प्रभावित हो, पेन हो, तो इससे प्रभावित हो सकता है, लेकिन वहाँ पे उसका ज़िंदगी ही प्रभावित रहता है साइकोसिस में। तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आया ओसीडी। ओसीडी कहने का अर्थ है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहने का अर्थ है कि यह एक न्यूरोसिस प्रकार का बीमारी है, ठीक है। इसमें अनिवार्य क्रिया बाध्यता स्नायु विक्षिप्त या मनोविक्षिप्त एक स्नायु विकार है। मतलब यह वही है, न्यूरोसिस डिसऑर्डर है। इसमें विशिष्ट लक्षण मनोग्रसित विचार, विवशतापूर्ण व्यवहार होते हैं, ठीक है। मनोग्रसित बार बार एवं निरंतर रहने वाले उन विचारों, सोचों, कल्पनाओं अथवा अंतःप्रेरणाओं को कहते हैं जो जागरूकता पर हमला करते हैं और भावविहीन होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको सीधा समझाता हूँ। देखिए, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार करना। कंपल्सिव मतलब होता है कि एकदम क्रिया बाध्यता, मतलब बार बार करने की बाध्यता। तो ये ऑब्सेसिव मतलब बार बार रिपीटेशन में, और कंपल्सिव मतलब होता है बाध्यता, और डिसऑर्डर मतलब होता है विकार यानी समस्या। मतलब किसी चीज़ को बार बार करने की बाध्यता आ जाए, वही ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति हाथ धो रहा है, ठीक है, हाथ धो रहा है, अब उसको अगर ओसीडी हो रखा है तो वह एक बार हाथ धोगा साफ़ हो जाएगा, लेकिन फिर से उसको लगेगा कि नहीं 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 अभी मेरा हाथ साफ़ नहीं हुआ है, फिर से वह हाथ साफ़ करने लगेगा। दूसरा बार धो लिया, फिर चला जाएगा, फिर कहेगा अभी हाथ मेरा कुछ गड़बड़ है, फिर जाके हाथ साफ़ करने लगेगा। तो क्या हुआ, बार बार हाथ साफ़ कर रहा है, और ये बार बार हाथ साफ़ करने की जो है कंपल्सन, मतलब उससे बाध्यता उसके अंदर आ रहा है, और यही जो है ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति विवश हो जाता है किसी चीज़ को बार बार करने के लिए, ठीक है, ऐसा उसका व्यवहार हो जाता है।
समझ गए। इसमें जैसे मान गए, मैं आपको बता दूं, आप कहीं जा रहे हैं, आपने गेट में ताला लगा दिया, आप कहीं चले गए, अपने ऑफिस चले गए, गेट में ताला लगा दिया। अब ऑफिस गए और आपको दिमाग में घूमने लगा कि मैंने गेट खोल कर आ गया, मैंने ताला लगाया नहीं लगाया, मैंने ताला लगाया नहीं लगाया, ठीक है, मैं सीधा चाबी लेकर आ गया या ताला लगाया है नहीं लगाया है। तो इस प्रकार के असमंजस आपके अंदर आ जाएगा। और इस स्थिति में ज़्यादा महत्वपूर्ण आप जो है क्या करते हैं कि आप आकर पुनः अपने गेट को चेक करते हैं कि मेरा ताला लगा है या नहीं लगा है। अब आप आते हैं, गेट चेक करते हैं तो आपका ताला लगा हुआ है, तो आपको ये समस्या है, ठीक है। उसी प्रकार से आप गैस जला रहे हैं, खाना बना रहे हैं और गैस आप बंद कर दिए, बंद करके आप बाहर चले गए, ठीक है, लॉक करके। अब बाहर गए, आपको ध्यान में अचानक से आ रहा है कि ओ मैंने गैस बंद किया है या नहीं बंद किया है, मैंने गैस बंद किया है या नहीं बंद किया है, बार बार आपके मन में आने लगेगा और आपके अंदर ऐसा बाध्यता आ जाएगा, इतना ज़्यादा आप व्यवहार में चीज़ें को सोचने लगता है व्यक्ति कि वापस आके वो जो है देखने लगेगा कि सच में मैंने गैस बंद किया है कि नहीं किया है, चलो एक बार देख लेते हैं। और व्यक्ति आ जाता है देखने, और देखने का मतलब है कि उसके अंदर बाध्यता आ गया, वो चीज़ों को आ गया देखने, मतलब व्यक्ति के अंदर दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता है कि हमने उस चीज़ को किया है या नहीं किया है, समझ गए। उसके अंदर बार बार करने की चीज़ों को बाध्यता आ जाता है किसी भी चीज़ को, और वही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। आगे है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। अब ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कहने का मतलब है इसे जैविक मानसिक विकार भी कहते हैं। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है, ऑर्गेनिक मानसिक विकार एक मनोवैज्ञानिक अथवा व्यवहार संबंधी आवश्यकता है। देखिए, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर जो होता है यह मनोवैज्ञानिक या व्यवहार से संबंधित असमानता होता है जो मस्तिष्क के तंत्रिका कार्यप्रणाली के अस्थायी या अस्थायी डिसफंक्शन से संबंधित है, ठीक है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में व्यक्ति का व्यवहार से संबंधित यह समस्या है जो व्यक्ति के तंत्रिका कार्यप्रणाली में अस्थायी या अस्थायी क्षति के कारण होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति को देखते होइएगा कि अचानक से जो है व्यक्ति कोमा में चल जाता है, अलर बलर बोलने लगता है, तो किसी न किसी कारण होता है, शॉक लगने के कारण या गंभीर इन्फेक्शन के कारण या ब्रेन में चोट लगने के कारण व्यक्ति अलर बलर बोलने लगता है। तो देखिए, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर वह डिसऑर्डर होता है जिसमें चोट लगने से, इन्फेक्शन से या कोई हार्मोन चेंज के कारण व्यक्ति जो है अटर पटर करने लगेगा, तो वह ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें व्यक्ति के बॉडी से रिलेटेड, कोई बीमारी से रिलेटेड, कोई संक्रमण से रिलेटेड या चोट से रिलेटेड कारण जो है आपको ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है। अब जब ये डिसऑर्डर जब होगा तो व्यक्ति का साइकोसिस और व्यवहार जो है असमान हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति अटर पटर बोलने लगेगा, काफ़ी सुस्त हो जाएगा, समझ गए। तो ये चीज़ें ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में होता है, ठीक है। उसके बाद है व्यक्ति नींद में भी रहेगा तो कुछ कुछ बोलते रहेगा। अब आता है डिलेरियम। डिलेरियम कहने का मतलब है कि यह एक तीव्र कायिक मानसिक विकार, मतलब यह काफ़ी तेज़ी से व्यक्ति पर हमला करता है, डिलेरियम जिसे सन्निपात कहते हैं, जिसके कारण चेतना में गड़बड़ी अथवा अवबोधन में परिवर्तन आ जाता है। अब ये व्यक्ति पर जैसे ही हमला करता है तो व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस है, चेतना लेवल है, उसमें गड़बड़ी, व्यक्ति को किसी चीज़ को पहचानने समझने की जो है परिवर्तन आ जाता है, अवबोधन में परिवर्तन आ जाता है। यह ऑर्गेनिक मानसिक बीमारी जो है बहुत आम पाया जाता है। इसे सन्निपात या अस्थायी मानसिक बीमारी भी कहते हैं। जैसे किसी को चोट लगा तो कुछ देर के लिए वो अटर पटर बोलेगा, या फिर कोई व्यक्ति किसी कारण से कोमा में चला जाएगा तो उसका बोली बात बंद हो जाएगा, ठीक है। या फिर जो है संक्रमण के कारण या घोर जो है आघात लगने के कारण, नहीं देखते हैं कि किसी कारण जो है व्यक्ति अटर पटर बोलने लगता है, तो वो डिलेरियम में ही होता है, समझ गए, जो टेम्परोरी होता है, बातों को समझ गए। और अस्थायी मानसिक विकार होता है ऑर्गेनिक बीमारी में, यह बहुत आम होता है, कॉमन है, ठीक है, जो आपके फंक्शन गड़बड़ाने के कारण होता है। तो एक डिलेरियम होता है ऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में एक आपका डिलेरियम डेमनेशिया होता है, ठीक है, डेमेंशिया जिसे मनोभ्रंश कहते हैं, समझ गए। यह एक उपार्जित मनोविकार है। यह क्या है? यह एक एक्वायर्ड मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, स्मृति, ध्यान, भाषा आदि प्रभावित होता है। यह उपार्जित इसलिए है क्योंकि यह जो है आपके किसी बीमारी के कारण, किसी बढ़ती उम्र के कारण जो है
समझ गए, किसी अन्य बीमारी के कारण ये जो है व्यक्ति के अंदर होता है, तो इसीलिए इसे उपार्जित कहते हैं। यह उपार्जित मनोविकार है जिसमें व्यक्ति का बुद्धि, व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका मेमोरी, उसका ध्यान, उसका भाषा, ये सब प्रभावित हो जाता है। समझ गए, प्रभावित होने का मतलब समझ रहे हैं कि सामान्य से अलग हो जाता है। मनोभ्रंश के कारण बौद्धिक क्षमताओं का लोप हो जाता है। व्यक्ति का डिमेंशिया के कारण, मनोभ्रंश के कारण व्यक्ति का जो इंटेलेक्चुअल पावर है, बौद्धिक क्षमता है, वो लोप हो जाता है, जिससे व्यक्ति व्यावसायिक व सामाजिक कार्यों में बाधा आ जाता है। भाई जाहिर सी बात है, आपका बौद्धिक क्षमता लोप हो जाएगा तो ना आप व्यवसाय सही से कर पाइएगा और ना सामाजिक कार्य कर पाइएगा, क्योंकि दोनों में बौद्धिक क्षमता बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है डिमेंशिया में होता है। अब आता है एपिलेप्सी, मूर्छा। मूर्छा कहने का मतलब है यह भी एक जो है आपको न्यूरोसिस बीमारी है। यह बीमारी मस्तिष्क के कार्य के दौरे के रूप में परिकट होने वाला विकार है। जैसे ही आपका मानसिक देखते होइएगा कि किसी को अचानक से जो है मूर्छा आता है, तो अचानक से मूर्छा आने का मतलब क्या है कि व्यक्ति काम कर रहा है और अचानक से उसका जो है ब्रेन का फंक्शन गड़बड़ा जाता है, तो उसे जो है मूर्छा आ जाएगा, एपिलेप्सी आ जाता है, जिससे झटके के साथ या झटके के बिना कुछ समय के लिए व्यक्ति अचेतना उत्पन्न हो जाती है। मतलब व्यक्ति जो है बेहोश की स्थिति में, अचेतन की स्थिति में चला जाएगा, जहाँ पे ना वो कुछ चीज़ बोल पाएगा, ना समझ पाएगा, ना चीज़ जो है फील कर पाएगा। तो यही मूर्छा हो। देखते हो या किसी को अगर मूर्छा आता है तो वह हाथ पैर टाइट करने लगता है, और हाथ पैर टाइट कैसे करने लगता है, वह उसका मस्तिष्क कार्य प्रणाली में जो है रुकावट, गड़बड़ी के कारण ही उसका जो है हाथ पैर टाइट करने लगेगा। ठीक है, उसका झटका मारने लगेगा, समझ गए, दौरा पड़ने लगता है और कुछ समय के लिए वो अचेतन में चला जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। उसके बाद होता है डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, मानसिक बीमारी है। यह एक साइकोसिस प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का मन दुखी रहता है, विचारों की कमी, मतलब नए नए विचार जो है व्यक्ति के अंदर नहीं उत्पन्न हो पाते हैं। व्यक्ति का जो मन को प्रेरित करने वाला जो प्रेरक होता है वह मंद हो जाता है। व्यक्ति के अंदर उत्साह की भावना खत्म हो जाती है। व्यक्ति काफ़ी दुखी रहता है, सैडनेस रहता है, समझ गए, और व्यक्ति जो है अकेलापन ज़्यादा रहना चाहेगा। तो ये डिप्रेशन में जो है होता है, जो कि आप लोग जानते हैं कि डिप्रेशन में है, ये है। तो डिप्रेशन वाला व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता है। उसके अंदर मन को प्रेरित करने वाला जो चीज़ें होता है, जो उत्साह करे, वो चीज़ में कमी आ जाता है व्यक्ति को, जिससे दुख ही दुख रहता है व्यक्ति के सामने, और व्यक्ति जो है किसी से अपने बातों को प्रकट नहीं करेगा, अकेला रहना चाहता है, डिप्रेशन वाला सुस्त रहेगा। ठीक है। फोबिया, देखिए फोबिया एक विकार है। फोबिया एक क्या है, विकार है। फोबिया एक जो है समस्या है, मानसिक समस्या है। ठीक है, यह भी न्यूरोसिस है, समझ लीजिए न्यूरोसिस है। ठीक है, तो फोबिया एक विकार है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या स्थिति से अपने आप को, स्वयं को परेशान महसूस करता है। देखिए, डर, भय मतलब फोबिया। फोबिया क्या होता है, तो यह एक विकार है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु से या किसी ऐसे स्थिति में चला जाएगा जहाँ पे उसे लगेगा कि हम इससे जो है परेशान हैं, अपने आप को वह परेशान समझेगा, असहज महसूस करेगा, असुरक्षित महसूस करेगा, और उस कंडीशन में वह अपने चारों ओर खतरा महसूस उत्पन्न करने लगता है, और उसके भयभीत होने के कारण हो जाता है, और हो सकते हैं उनके अनेकों कारण के वजह से भय कई प्रकार के होते हैं। सीधा सीधा कहा जाए, भय एक विकार है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास, अपने किसी वस्तु या किसी स्थिति से अपने आप को, स्वयं को असहज महसूस करने लगता है, और व्यक्ति को दुख होने लगता है। वह अपने, उससे ऐसा लगता है कि उसके चारों ओर खतरा उत्पन्न हो गया है, और व्यक्ति जो है कई कारणों से भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, और यही जो है डर कहलाता है, भय कहलाता है। भय बिना कारण के होता है, इसमें कोई कारण नहीं होगा, बिना किसी कारण के अपने को वह जो है उससे असहज महसूस होने लगेगा। वह अपने आप को जो है लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरा में हैं, और यही जो है उसको भय होता है, यही डर होता है, जो बिना किसी कारण के किसी भी वस्तु से, किसी भी स्थिति में हो सकता है, या आदमी से भी हो सकता है। उसे लगेगा कि ये आदमी से हमको बहुत ज़्यादा खतरा है, या किसी चीज़ से भी हो सकता है, किसी स्थिति से भी, किसी वस्तु से भी हो सकता है, जो बिना किसी कारण से होगा। बातें को समझ गए। चलिए, ये हो गया। अब आता है एंजाइटी, चिंता। चिंता कहने का मतलब है कि, चलिए चिंता वाला जो है चीज़ें हम छोड़ते हैं, चिंता और ये दोनों, वीडियो बड़ा हो गया,
बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया, भय तक पढ़ा दिया। ठीक है, भय के बाद हम लोग कल आगे देखेंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा सही नहीं है। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।